Hello guys, this is Alok Yadunsi. Welcome to the YouTube channel The Classroom where we grow together. तो स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द क्लासरूम में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि JSSC CGL के लिए हमने जनरल साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया है। JSSC CGL के लिए जो सचिवालय का है, हमने इसके लिए जनरल साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया, फिजिक्स से स्टार्ट किया। JSSC CGL सचिवालय में 20 क्वेश्चन ये सामान्य विज्ञान से आने हैं। तो इन 20 क्वेश्चनों को कवर करने के लिए हमने अभी फिजिक्स स्टार्ट किया है, जो कि आज ऑप्टिक्स आपकी ख़त्म होने वाली है और फिर दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब तक 3 क्लासेस हो चुकी है और आज चौथी क्लास होगी, तो मैं आप लोगों को एक बार इसका सिलेबस दिखा देता हूँ जो JSSC के द्वारा जो जारी किया गया था। तो इसमें जो ये पेपर थर्ड है जो कि मेन पेपर है, और इसके अलावा जिसकी मेरिट इंक्लूड होनी है वो कोटा की है। तो सामान्य विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि सामान्य विज्ञान में प्रश्न की जो प्रश्न आएंगे उसमें दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन ना भी किया उससे अपेक्षित है कि उससे आंसर मिल जाएगा उसको। तो क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के नहीं होने वाले, एक ऐसा सेट पैटर्न होगा, एक ऐसा लेवल होगा जो लोगों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि इसने बताया कि मतलब दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो दिन प्रतिदिन जो चीज़ों को हम देखते हैं, समझते हैं, उसमें जो साइंस यूज होती है उससे क्वेश्चन आने हैं। तो ये चीज़ें तो हम कवर कर ही रहे हैं, इससे पीछे जाकर हम इसकी चीज़ों को देख रहे हैं और इससे थोड़ा आगे भी जाएंगे। मतलब सामान्य विज्ञान की कोई भी ऐसी चीज़ें जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की थोड़ी सी भी संभावना होगी, मैं उसको पूरी तरीके से कवर करूँगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर के इसे देखते रहिए और इसका लाभ उठाइए। जहाँ तक हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा सामान्य विज्ञान, और एक तो और रही कंप्यूटर जिससे 20 क्वेश्चन इससे भी आने हैं, तो इसको भी कल से स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर की जो सिलेबस है इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद अगर समय बचता है तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कल इन सब चीज़ों को पढ़ा था, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, और उनके यूजेस के बारे में जाना था। देखो, जो यूजेज हैं उसी से क्वेश्चन बनकर आने की ज़्यादा संभावना है। हमने कल कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सब की यूजों को देखा था। हमने रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सब चीज़ों के उपयोगों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया था और इसके सारे डिफिनेशंस को मैं करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ी सी चीज़ें जो बाकी रह गई है इसमें, उसको आज कवर करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और आपको ये समझाते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था और इसकी यूजेस के बारे में पढ़ा था, तो आज रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा और भी समझना जरूरी है। तो चीज़ों को देखें तो रिफ्लेक्शन का जो मेन
ठीक है। मेन जो डिफिनेशन है वो ऐसा ही है, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसमें लाइट तो मुड़ते ही मुड़ते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें तो मुड़ते ही मुड़ते हैं, लेकिन जो प्रकाश की जो स्पीड है, स्पीड स्पीड भी चेंज होते हैं, स्पीड भी चेंज होते हैं जब मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है। तो रिफ्लेक्शन का मेन डिफिनेशन ये कहता है कि लाइट का मुड़ना और स्पीड का चेंज होना जब हम मीडियम को चेंज करते हैं। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ, तो कुछ ऐसे होगा कि ये लाइन है, इसके ऊपर जो है वो एयर है, ठीक है, और इसके नीचे जो है वो वाटर है, और ये एक मीडियम है, ठीक है। प्रकाश की किरणें आ रही है, समझ लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रही है, क्योंकि स्पीड की लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है, वो आती है और वहाँ से वाटर की ओर जाती है। पहले तो एयर में थी, अब वो वाटर में जाती है। तो आ कुछ ऐसे रही थी और वो मीडियम से टकराने के बाद वो बेंड हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट ये हुई। अब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रही थी, और अब इसकी स्पीड जो पानी में है वो 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगी। तो स्पीड पहले क्या थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और अब स्पीड क्या हुई, 2 लाख 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो लाइट जो थी, जो रे थी, वो मुड़ी भी और स्पीड भी चेंज हुआ, और माध्यम चेंज हुआ तब जा करके उसकी स्पीड चेंज हुई। तो उसमें इसी में एक चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं कहूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये अपवर्तनांक क्या बताती है, इस चीज को समझेंगे। अपवर्तनांक वह संख्या है, ये एक संख्या है। सबसे पहली बात तो है कि ये एक संख्या नंबर है, जो ये बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कि लाइट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड किसी एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में जाती है, तो पहले मीडियम की अपेक्षा कितना गुना स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा हुई है। तो अपवर्तनांक यही है, वो एक संख्या है जो ये बताती है कि मीडियम के चेंज होने से स्पीड स्पीड जो है लाइट की, उसमें कितना गुना कम या ज़्यादा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ एयर और वाटर, कि जब एयर से वाटर जाता है तो कम हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको और भी तरीके से बताता हूँ कि मैं कहूँ 3 चीज़ें लेते हैं, 1 2 3, ठीक है।
यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है, यहाँ ग्लास है, यहाँ ग्लिसरीन है, यहाँ आप मान लीजिए डायमंड है, और यहाँ वाटर है। तीनों में प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। सपोज यहाँ मान लीजिए आप, जो प्रकाश की किरण है उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ग्लास में मान लीजिए आप कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और डायमंड में मान लीजिए 1.2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जब एयर से वाटर की ओर जाएगी, जब एयर से वाटर की ओर जाएगी, तो ये ऐसे ना जा करके कुछ मुड़ेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, कितना लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब ग्लास में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो किरण आ रही है वो ग्लिसरीन में जाने पर सीधे निकल जा रही है, क्योंकि यहाँ इसकी स्पीड कम हुई ही नहीं है, ठीक है। डायमंड में अगर इसकी स्पीड 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ऐसे उसे ना जा करके वो यहाँ से कुछ ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाती है 2.25 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे हम क्या जा रहे हैं, इससे हमको क्या पता चलता है कि कहीं पे जो स्पीड है वो ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बराबर रह रही है, और कहीं पे बढ़ जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है ना, स्पीड घटती कब है, जब स्पीड घटती कब है, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है। रेयर मीडियम को कहते हैं विरल माध्यम, हिंदी में इसको विरल माध्यम कहते हैं, और डेंसर मीडियम को सघन माध्यम, ठीक है। तो जब मैं रेयर मीडियम बोलूँ और जब मैं डेंसर मीडियम बोलूँ, तो आप समझ जाना कि मैं विरल और सघन की बात कर रहा हूँ। और जब डेंसर से रेयर में जाती है, तो स्पीड इंक्रीज करती है, बढ़ती है। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड डिक्रीज करती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड इंक्रीज करती है, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान में रखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक संख्या है। तो ये पूछा जाता है कि किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको याद रखना है, ज़्यादा नहीं है, 6-7 हैं, आपको उनको याद रखना है, जिससे आपका काम चल जाएगा। जैसे कि वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना है, 1, ठीक है।
पहला ये हो गया। दूसरा आपका एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.0029। नंबर 1 है, 1 मिनट। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.0029। फिर आता है वाटर में होते हैं 1.33, ग्लास में 1.5 के लमसम होते हैं अप्रॉक्स ये। फिर आपके डायमंड हो गए, डायमंड में 2.42 होते हैं। और एक आखिरी आप लिख लीजिए जर्मेनियम, जो काफ़ी बार पूछे गए हैं, जिसके होते हैं 4। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये होते हैं आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब जो एक चीज़ और बतानी थी हमको, वो ये है कि कल मैंने छोड़ दिया था उसे, कि जो डिस्पर्सन होता है ना, डिस्पर्सन, कल जो मैंने बताया था डिस्पर्सन, इसके यूजेस मैंने बता दिए थे आपको। तो ये जो इसका कारण क्या है कि ये डिपेंड करता है कि कलर पे कितना, किस कलर पे कितना बेंड कर रहा है, कितना मुड़ रहा है, कौन से कलर पे। तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये जब किरण आएगी, जैसे कि किरण आई, ऑरेंज आई, या फिर रेड आई, या फिर ग्रीन है, फिर या फिर वॉयलेट है, या फिर येलो है। तो जो इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं कि इसमें अगर मीडियम से टकराती है तो वो सबसे ज़्यादा जो मुड़ेगी वो वॉयलेट कलर मुड़ेगी, जिसको बैंगनी कहते हैं। और सबसे कम जो मुड़ेगी, सबसे कम जो मुड़ेगी वो रेड कलर मुड़ेगी। रेड कलर मुड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। या फिर यहाँ पर नोट बना करके लिख लें कि सबसे ज़्यादा, देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, हमेशा ही काम आएगा। वॉयलेट कलर मुड़ता है, और सबसे कम रेड कलर मुड़ता है। ठीक है। ऐसा चाहे कुछ भी हो, जैसे कि अगर प्रिज्म हो तब भी वॉयलेट ज़्यादा मुड़ेगी, और अगर रेनबो हो तब भी वॉयलेट ज़्यादा ही मुड़ेगी। अगर अगर प्रिज्म हो तो रेड कम ही, तब भी कम मुड़ेगी, और रेनबो हो तब भी कम मुड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। बाकी जो लाइट है तो आ ही रही है, सब भी आएंगी।
ठीक है, चलिए ठीक है फिर। तो ये आपका खत्म होता है, लाइट का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। एक मिनट, तो ठीक है, ये आपका लाइट का चैप्टर खत्म होता है। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर कल कल ही स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। हीट का थोड़ा सा कुछ पोर्शन है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, क्योंकि अब हीट जो है, हीट और थर्मोडायनेमिक्स डायनामिक्स आपके 10th में नहीं है, आपके 11th में है। तो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 10th लेवल के ही पूछेंगे, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है हीट का जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि केल्विन को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये सब चीज़ें आती है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, कौन सा लिक्विड और गैस में डायरेक्टली चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें आती है आपकी। तो ये सब चीज़ें देखेंगे कल। आइस और वाटर वाला जो खेल है कि अगर आइस को अगर एक गिलास में जमाया गया तो जब वो पिघलेगा तो कितना परसेंट पानी रहना है, ये सब चीज़ें आती है। तो ये सब चीज़ें कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है और आपसे इसको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। थैंक यू सो मच।